तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है आपको कि अगर एक वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लें डीएल लेंथ का, जिसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, तो इस डीएल लेंथ की वजह से थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर अगर एक कोई पॉइंट है, वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है आपका डी बी इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ की वजह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। आपका जो सिलेबस में पढ़ना है, आपको मेन 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं बायो सेवर्ट से। आपको बायो सेवर्ट से क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। पहली चीज़ जो आप फाइंड करोगे वो आप फाइंड करोगे कि आपका एक वायर है, स्ट्रेट करंट फ्लो हो रही है उसमें, तो वो वायर किसी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अपने से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। पहली चीज़ जो आपको फाइंड करनी है कि अगर आपका एक स्ट्रेट वायर है तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट करता है। सेकेंड जो आप फाइंड करोगे वो फाइंड करोगे आप एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए। सपोज आपका एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर अपने सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको वो फाइंड करना है। और थर्ड एप्लीकेशन जो पढ़ोगे आप, वो आप एक रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एक्सिस पर कोई एक डिस्टेंस होगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो आप फाइंड करोगे। तो आपको बायो सेवर्ट की हेल्प से 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सेकेंड, आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। एंड थर्ड, आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए रिंग। यहाँ पर सेंटर पर फाइंड करना है और यहाँ पर आपको सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग की एक एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आज के देखते हैं टॉपिक। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू a straight current carrying wire। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ। आप सपोज एक ये वायर है एक्स वाई, ठीक है। आपको इसकी लेंथ से मतलब नहीं है, लेंथ इसकी सपोज आप मान लो कैपिटल एल भी मान सकते हो, इसकी लेंथ आप इनफाइनाइट भी मान सकते हो, ठीक है। आपको इसके लेंथ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जब लास्ट में देखोगे तो कोई भी टर्म इसके लेंथ से आपका रिलेटेड नहीं आता। तो एक ये वायर है एक्स वाई, आपको इस वायर से, इस वायर के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, इस वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट है पी, वायर में एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और आपको इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, आपको पता है करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। वायर है एक्स वाई, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है। तो कैसे फाइंड करोगे आप? अगर आप ब्रीफ में समझो, आप क्या करोगे, आप ये मान लोगे कि वायर जो है बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर के बना है। करंट एलिमेंट हमने कल पढ़ा हुआ था। करंट एलिमेंट क्या था आपका, कि वायर में से आपने एक छोटा पार्ट ले लिया डीएल लेंथ का, वायर में से एक छोटा पार्ट ले लिया डीएल लेंथ का, और इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द
करंट एलिमेंट। तो और इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो आप बायो-सेवर्ट लॉ से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये पूरा वायर में से क्या करेंगे, हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है dl, लेंथ कितनी है इस पार्ट की dl, यानी कि हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली एक करंट एलिमेंट ले लिया है। हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है dl, करंट एलिमेंट लिया इसकी लेंथ कितनी है dl है। ठीक है, ये जो dl लिया है हमने सपोज बहुत छोटा है, और ये जो dl हमने लिया हुआ है सपोज इस dl की यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये सपोज l है। ठीक है, आपको जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, हमने क्या किया, हमने मान लिया कि वायर जो है बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम उस एक छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ को यूज़ करके। और उसके बाद आपको पता है जब आप एक छोटी चीज़ के लिए कोई फाइंड कर सकते हो वैल्यू, और आपको बड़ा करना है उसको, तो छोटे से बड़ा करने के लिए फिर हम करा देते हैं उसका इंटीग्रेशन। तो वही सिंपल टेक्निक हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हमने क्या मान लिया, जो वायर है इसके पूरी की वजह से हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो वायर है छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है dl है, आई करंट इसमें से फ्लो हो रही है। इस करंट एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करा देंगे, तो आपको पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगी। अब देखो आप सपोज करो जो dl लेंथ है और जो p पॉइंट है ये इस dl लेंथ से थीटा एंगल पर है, ये एंगल जो है आपका वो थीटा है। ठीक है, सपोज आप ये वाला एंगल जो है फाई है, ये वाला एंगल थीटा है, आपका जो पॉइंट p है उसका करंट एलिमेंट से कितना एंगल है थीटा, और आपका जो डिस्टेंस है वो है r, ये डिस्टेंस जो है आपका r। ठीक है, अब आपका ये दोनों एंड है जो इसके वायर के, सपोज ये दोनों वायर के एंड जो है आपका इस पॉइंट P पर जो एंगल फॉर्म करते हैं, सपोज ये एंड फॉर्म करता है एंगल पॉइंट P पर कितना फाई 1, और ये एंगल फाइंड करता है ये जो है आपका पॉइंट P है यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है फाई 2। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। फिर से हम पूरी कहानी समझते हैं। क्या है आपका, यहां पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है XY, जो कि आपका बोर्ड के प्लेन में ही है। इसमें से I करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम डायरेक्शन X टू Y। सपोज देयर इज अ पॉइंट P एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। Now we have to find out the magnetic field due to this current carrying wire at this point P. So to find the magnetic field at point P, we consider this wire is made of many small current elements. Let a current element of length dl and current flowing I is making an angle theta with the P, and the distance from this current element to point P is r. इतनी सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि वायर है, वायर की वजह से आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पूरे वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, तो आपको बायो-सेवर्ट लॉ से पता है कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। तो हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम कर लिया, सपोज उसकी लेंथ dl है, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है। ये dl जो आपका लेंथ का करंट एलिमेंट है ये P से कितना एंगल बना रहा है आपका थीटा, यानी कि जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट जो है आपका वो dl से थीटा एंगल पर है और r डिस्टेंस पर है। मैग्नेटिक फील्ड आपको इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a पर फाइंड करनी है। ठीक है, ये सपोज आपका P जो है यहाँ पर ये एंगल आप सपोज फाई है,
इसके बाद जो दोनों एंड है वायर के, ये दोनों एंड इस पॉइंट पी पर कितना कितना एंगल बनाते हैं। ये एक्स जो वायर है, एक्स एंड जो है आपका, ये पॉइंट पी पर एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल जो है वो सपोज फाई 1, और जो वाई एंड है ये आपका पी पर एंगल बना रहा है फाई 2। ठीक है, कितना हो गया आपका। डायग्राम दिख रहा है सब, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा बना देता हूँ दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन करना है। ध्यान समझिए, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंदी है बस। फिर से मैं बना देता हूँ शॉर्ट में। ये आपका वायर है, लेंथ इसकी एक्स वाई। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट है पी, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई फ्रॉम एक्स टू वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया, इसकी लेंथ कितनी है dl, और इस dl करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये dl जो है आपका इस पॉइंट P से एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल सपोज फाई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। ये डिस्टेंस जो है आपका, ये डिस्टेंस समझ रहे हो आप, कौन सी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस, इस पॉइंट को आप नाम दे दो O। तो ये आपका डिस्टेंस है फ्रॉम O टू dl। अब देखो आप, यहां से ये वाला जो एंड है वायर का, वो सपोज P पर बना रहा है एंगल, ये एंगल सपोज फाई 2, और जो x है वो बना रहा है एंगल कितना, फाई 1, यानी ये पूरा एंगल कितना है फाई 1, और ये पूरा एंगल कितना है फाई 2। ठीक है, और आपका ये जो डिस्टेंस है यहां से इस पॉइंट P तक, ये डिस्टेंस आपका r। क्लियर है। तो जहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फाइंड करनी है, उस पॉइंट से जो आपका करंट एलिमेंट की डिस्टेंस जो है L है। ठीक है, तो ये पॉइंट P, ये O, और आप और भी कुछ पॉइंट को नाम दे सकते हैं। सपोज ये पॉइंट आपका A है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट जो है आपका सपोज A है। अब देखो, अब सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, आपका बायो सेवर्ट लॉ। मैं लिख दूं इसके बारे में थोड़ा सा, लेट एक्स वाई इज अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कितना है, करंट थ्रू वायर कितना फ्लो हो रहा है आपका, आई, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, वी आर टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A from the wire, from the wire। हमें इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, लेट वी टेक अ स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट क्या आपका आईडीएल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट लिया आईडीएल, दैट इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम पॉइंट P
and distance between current element and point P is R। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द वायर, और आप इस पॉइंट को नाम दे सकते हो एट पॉइंट P। इतना हो गया। और आप मतलब लेट आपको जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, L। ठीक है, ये तो हमने कहानी आपको समझ ली। क्या है आपका, द टू एंड्स ऑफ वायर आर मेकिंग एंगल φ1 एंड φ2 एट पॉइंट P। ठीक है, ये सब आपने जो इसके बारे में लिख लिया। ये सारे आपने पॉइंट इसके बारे में लिख दिए शुरुआत में थ्योरी कि आपका करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई, करंट कितनी है इसमें आई, हमको इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट पी है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं कितना, आइडियल, जो कि आपका थीटा एंगल बना रहा है पी पॉइंट से, और इसकी पी पॉइंट से डिस्टेंस आर है। सपोज आपका डिस्टेंस जो है जहाँ पर एक करंट एलिमेंट सिचुएटेड है, सपोज ये पॉइंट ए है और ए से ओ की डिस्टेंस सपोज कितनी है एल, और आपको जो दोनों एंड वायर के वो पॉइंट पी पर कितना कितना एंगल बना रहे हैं आपका φ1 एंड φ2। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड at point P due to small current element, small current element। आपको पता है ये स्मॉल करंट एलिमेंट इस पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, dB इक्वल μ0/4 IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको बताया कि हम लोग वायर पूरे वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया हुआ है, एक सपोज छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, छोटे से पार्ट की वजह से फाइंड कर रहे हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करा देंगे तो आपका जो है पूरे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर लोगे। तो आपने सपोज किया इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है dB, और dB कितनी होगी आपको पता है μ0/4 I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करा दें, तो देखो इंटीग्रेट तो करा दें, लेकिन इंटीग्रेट कराने में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर आप इंटीग्रेशन समझते हो तो इंटीग्रेशन में आपका क्या होता है, आपको जितने भी वैल्यू गिवन है उनको किसी एक वेरिएबल में चेंज करना होता है। यहाँ पर आप देखो क्या क्या वेरिएबल है, यहाँ पर अगर आप समझो थीटा, देखो आपका डीएल लेंथ हमने यहाँ ले रखी है, तो जरूरी थोड़ी है उसने क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया थोड़ी कि डीएल लेंथ ही लेनी है, डीएल लेंथ एक यहाँ भी होगी उसकी वजह से भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, एक डीएल यहाँ भी होगा उसकी वजह से भी करना होगा, एक डीएल यहाँ भी होगा उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, एक डीएल यहाँ भी होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। यानी कि आपको बहुत सारे इनफाइनाइट डीएल हैं इधर, सबकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जब सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो आप समझो अलग अलग डीएल, जैसे डीएल सपोज यहाँ होता तो फिर आपका यहाँ से एंगल कुछ दूसरा बन रहा होता, डीएल यहाँ होता तो एंगल कुछ दूसरा बन रहा होता, डीएल यहाँ होता तो एंगल कुछ दूसरा बन रहा होता। तो यानी कि जैसे जैसे आपके अलग अलग डीएल के लिए जो थीटा है वो आपका अलग अलग होगा, यानी थीटा यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है, थीटा जो है आपका वो वेरी कर रहा है, अलग अलग डीएल के लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी थीटा जो है आपका वो वेरिएबल है।
ठीक है, थीटा वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल है, समझ आ रहा है ना थीटा कैसे वेरिएबल है भाई। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पूरे वायर की वजह से, तो आपने तो क्या किया हुआ, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। अब सपोज एक एलिमेंट आप यहाँ नहीं ले रहे हो, यहाँ लो, तो फिर थीटा दूसरा होगा, यहाँ लोगे दूसरा होगा, यहाँ लोगे थीटा दूसरा होगा। भाई जैसे जैसे आपका ये चेंज होगा वैसे वैसे आपको जो है ये ऊपर नीचे जैसे शिफ्ट होगा डीएल, तो आपका ये थीटा जो आपको जो एंगल बन रहा है वो भी आपका चेंज होता जाएगा। तो यानी थीटा जो है आपका यहाँ पर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल है, आर। आप देखो यहाँ से डिस्टेंस आर है डीएल की, अगर आपका डीएल यहाँ पर आ जाए तो आर चेंज हो जाएगा, डीएल अगर यहाँ पर आ जाए तो आपका आर ए के इक्वल हो जाएगा, डीएल अगर यहाँ पर आ जाए तो आर कुछ दूसरा होगा। यानी कि जैसे जैसे अगर आप अलग अलग डीएल के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो अलग अलग डीएल के लिए आर भी जो है वो चेंज हो रहा होगा लगातार। तो यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आप इंटीग्रेशन अभी नहीं करा सकते। साथ ही साथ एल लिखो आप, डीएल देखो यहाँ पर होगा पास में, तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है एल वो फिर दूसरी होगी, यहाँ होगा तो एल दूसरी होगी, यहाँ पर आ जाएगा एल जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो जो पॉइंट से उस डीएल की डिस्टेंस है, भाई इस पॉइंट से डीएल की डिस्टेंस को आपने एल ले रखा है कि आपका जो ये पॉइंट ओ है, यहाँ से जो करंट एलिमेंट है वहाँ तक की डिस्टेंस एल है। अब करंट एलिमेंट सपोज यहाँ होता तो एल दूसरा होता, यानी कि एल भी जो आपका वेरी कर रहा है, और एल वेरी कर रहा है तो डीएल भी आपका जो है वो भी फिक्स नहीं है। तो आपका यहाँ पर तीन तीन चीज़ें वेरिएबल हैं, डीएल भी, थीटा भी, साइन थीटा भी और आर भी। तो हम क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल्स को हमें किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। आप इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जब आप किसी एक वेरिएबल में सारी आपको चीज़ें जो है आ गई हो। तो आपको डीएल, साइन थीटा, आर सबको जो है हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो इंटीग्रेशन कराएंगे। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करते हैं, हम सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। किस वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेशन जब आप कराओगे इसका बाद में, तो आप समझो अगर आप ये एंगल फाई एंगल में अगर आप कन्वर्ट कर लो सारे वेरिएबल को, फाई के टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो क्या होगा आपका, आप जो है फिर फाई, आपको पता है कि इधर फाई बढ़ रहा है, उस तरफ भी फाई है, मतलब इधर और उधर दोनों तरफ फाई जो है वेरिएबल है, तो फिर आप इस एंड से लेके इस एंड तक इंटीग्रेशन करा सकते हो। यानी कुल मिलाकर आप ये समझो ये लैंग्वेज में कि हम ये तीनों टर्म जो है आपका डीएल, साइन थीटा और आर, जो तीन अलग अलग वेरिएबल हैं, इन तीनों अलग अलग वेरिएबल को हम एक वेरिएबल फाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसको आसानी से इंटीग्रेट करा पाएँ। तो एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम तीनों को कैसे फाई में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इंटीग्रेशन करा पाएँ वो समझते हैं। तो आप अगर ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ये ओ ए पी, तो ट्रायंगल ओ ए पी में अगर आप देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे था, यानी ये एंगल कितना है 90। तो आपको देखो इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तीन एंगल हैं, एक ही एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है आपका फाई, पूरा नहीं देख रहे हम, केवल ओ ए पी, यहाँ पर आपका ये फाई, ये थीटा और ये 90, तीनों का सम कितना होगा, ट्रायंगल है तो टोटल सम होगा कितना 180। सो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल 180, यानी थीटा प्लस फाई इक्वल 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 90 यानी कि 90। सो आपका थीटा इक्वल कितना हो गया 90 माइनस 5। अब आपको देखो थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा की, तो आप दोनों साइड साइन ले लो। तो साइन थीटा इक्वल साइन 90 माइनस 5, साइन थीटा इक्वल, अब साइन 90 माइनस 5 क्या होता है आपको पता है, कॉस 5, साइन 90 माइनस 5 कॉस 5। तो हमने क्या किया, साइन थीटा को फाई के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आप आर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फाई के टर्म में। तो आर को अगर कन्वर्ट करें, आप देखो यहाँ से ये एंगल फाई है, ठीक है, ये एंगल 90 है। तो आपको पता है जैसे आपका एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये 90 है, ये फाई है, ये आर है, ये थीटा है, ये ए है और ये एल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो अगर आप ये एंगल मानो तो आपको पता है कि अगर एक 90 है तो फिर जो एंगल आप मान रहे हो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो आपका होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो ये एंगल थीटा है अगर, तो ये वाली एंगल साइड जो है उसको परपेंडिकुलर मानते हो आप, ये बेस, और ये जो आपका 90 के सामने वाली है वो हो गया आपका क्या, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर 90 के सामने वाली साइड क्या है आपका, ये हाइपोटेनस। तो ये अगर आप एंगल मानकर चल रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये जो है आपका हाइपोटेनस होगा। तो आपको पता है अगर आप यहाँ से वैल्यू लिखो, आपको क्या करना है, आर और फाइव में रिलेशन चाहिए। अब आर और फाइव में अगर रिलेशन निकालो आप, अगर एल भी ले लो आप साथ में, तो एल तो वेरिएबल है, तो एल भी वेरिएबल, आर भी वेरिएबल, तो कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो ए और आर और फाइव में रिलेशन निकाल सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा आपका, आर को फाइव के टर्म में निकाल लोगे आप, और ए कांस्टेंट है, ए तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो चाहे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका ए जो है वो फिक्स है। वेरिएबल क्या क्या है आपका, एल, आर और फाइव, ये सारी चीजें जो है वेरिएबल है। तो अगर आप यहाँ से निकाल लो कॉस फाइव इक्वल, इसी ट्रायंगल में हम दूसरी चीज निकाल रहे हैं, कॉस फाइव, कॉस फाइव इक्वल कितना होगा, कॉस फाइव इक्वल होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए अपॉन आर। तो आर इक्वल कितना हो जाएगा, ए अपॉन कॉस फाइव, आर इक्वल हो गया ए अपॉन कॉस फाइव। ये इक्वेशन सेकेंड, या तो आप ए सेक फाइव भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फाइव ए। ठीक है, तो ए आपका कांस्टेंट है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से पी पे जो पॉइंट है आपका, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ए है वो कांस्टेंट है। आर वेरिएबल था, तो आर वेरिएबल को हमने फाइव वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो थीटा जो वेरिएबल था उसको भी फाइव के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो आर वेरिएबल था उसको भी फाइव के टर्म में कर दिया। अब बचा डीएल, डीएल भी आपका जो लेंथ है आपका, ये लेंथ भी वेरी हो रही है, तो डीएल भी आपका वेरी होगा, तो डीएल को भी हम फाइव के टर्म में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो डीएल को फाइव के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप समझो, अगर फिर सी ट्रायंगल से देखो, अगर आप, आपको अब क्या चाहिए, एल, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, थीटा से मतलब नहीं आपको फाइव के टर्म में कन्वर्ट करना है, जब फाइव के टर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहां से अगर लिखो टेन फाइव इक्वल, टेन फाइव इक्वल, टेन फाइव इक्वल क्या हो गया आपका, टेन इक्वल क्या हो जाएगा आपका, टेन इक्वल, भाई आर तो देखो वेरिएबल है, अब फिर से हम आर ले आए साथ में इसके तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपका परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो आपका टेन थीटा इक्वल क्या होता है आपको पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन फाइव इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ रहे हो, आर वेरिएबल है तो हमें एक साथ तीन तीन वेरिएबल नहीं लेने, कम से कम हम फाइव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक कोई चीज तो कांस्टेंट रहे, तो हम ए जो है कांस्टेंट, तो हर बार ए को लेकर के चल रहे हैं। अब पिछली बार हमें आर और ए में रिलेशन चाहिए था, क्योंकि हमें आर को फाइव में कन्वर्ट करना था, तो हमने आर और ए को ले लिया तो कॉस फाइव। अब इस बार हमें क्या करना है, एल चाहिए, तो एल के लिए हम क्या लेंगे, एल और ए कॉस फाइव, तो सॉरी यहाँ पर टेन फाइव होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है, सो टेन फाइव इक्वल एल अपॉन ए। सो एल इक्वल कितना हो जाएगा, ए टेन फाइव। अब अगर आप यहाँ पे देखो आपको एल नहीं डीएल चाहिए, तो डीएल चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको फाइव के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा दो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू फाइव। सो आपका डीएल अपॉन डी फाइव इक्वल क्या हो जाएगा आपका ए, और टेन फाइव का आपको डिफरेंस शायद पता हो, सेक स्क्वायर फाइव, टेन फाइव का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल आपको एक इक्वेशन आ गई कॉस फाइव, एक इक्वेशन आपका आई हुई है आर इक्वल ए अपॉन कॉस फाइव, और एक इक्वेशन आपकी आई हुई है डी एल इक्वल, डी फाइव को उधर मल्टीप्लाई करा दो, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, तो आपका डीएल इक्वल हो गया क्या, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। तो आपका जो
टर्म था डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखो, आई तो कांस्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको डीएल साइन थीटा और आर, डीएल साइन थीटा और आर, ये तीन तीन वेरिएबल गिवन थे। तो आपको क्या करना था, इन तीनों वेरिएबल को कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना था ताकि आप इसका इंटीग्रेशन करा पाओ। तो आपने देखो डीएल को फाइव में कन्वर्ट कर दिया, ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आर जो है उसको भी आपने फाइव में कन्वर्ट कर दिया, और जो साइन थीटा है आपने उसको भी फाइव में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो आपके तीनों के तीनों वेरिएबल हैं, आपका साइन थीटा, आर और डीएल, वो तीनों के तीनों वेरिएबल जो है आपका वो फाइव में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि अब जो है हमारा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक वेरिएबल में आ गया है। जब एक वेरिएबल में आ जाता है तो हम उसको अब इंटीग्रेट करा सकते हैं। सो डी वी विल बी इक्वल नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू कितनी है, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये डी एल की जगह पुट किया हमने। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाइव, तो आर स्क्वायर की ए स्क्वायर, और जिसको आप ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन कॉस सेक भी होता है, ठीक है, वन अपॉन कॉस जो है आपका वो सेक होता है, तो ऊपर भी लिख दो आप। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। तो आप देखो सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा। सो डी बी विल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाइव, और क्या बचा डी फाइव, और नीचे क्या आपका अपॉन में ए। तो अब आपका ये एक्सप्रेशन आ गया जिसको आप जो है इंटीग्रेट करा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आई और ए दोनों कांस्टेंट है। आपका cos फाइव डी फाइव, इसका आप इस इंटीग्रेशन आसानी से करा सकते हो। तो आपका ये निकला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। सो अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। पूरे वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करा देंगे इसको। जब भी आपको छोटी चीज़ कोई गिवन हो और बड़ा करना हो उसको, तो इंटीग्रेट करा देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करा देंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाइव डी फाइव। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करा रहे हैं, तो आपको देखो नीचे की तरफ ये एंगल फाइव कहाँ तक जा रहा है, फाइव वन तक, और ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है, फाइव टू तक। यानी नीचे की तरफ अगर आपका आएगा ये डीएल जो नीचे की तरफ है, तो ये फाइव वन तक आएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, और ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, डीएल फाइव टू तक जाएगा। अब देखो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ तो दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो हम एक डायरेक्शन को माइनस कंसीडर करते हैं और एक डायरेक्शन को प्लस कंसीडर कर लेते हैं। तो जो नीचे की डायरेक्शन है उसको हम सपोज मान ले रहे हैं फाइव वन, हाई आएगा नीचे, तो कहाँ तक आएगा, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक आएगा, वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा तो फाइव कितना हो जाएगा, फाइव वन के बराबर हो जाएगा। और सपोज ऊपर की तरफ आप डीएल ले रहे हो तो यहाँ तक जाएगा, जब यहाँ तक जाएगा तो आपका फाइव कितना हो जाएगा, फाइव टू के इक्वल हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन माइनस फाइव वन, नीचे वाले डायरेक्शन को आपने माइनस में कंसीडर कर लिया, सो माइनस फाइव वन से ऊपर तक यानी यहाँ तक, तो यहाँ तक एंगल फाइव यानी कितना जाएगा, फाइव टू तक। तो यानी कि आप फाइव जो है उसको माइनस फाइव वन से फाइव टू तक इंटीग्रेट करा दो, इसका मतलब आपने इस डीएल को यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है इंटीग्रेट करा दिया। इंटीग्रेशन डी बी हो जाएगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए पूरा कांस्टेंट है, और cos फाइव डी फाइव की वैल्यू आपको पता है, cos फाइव डी फाइव का इंटीग्रेशन होता है sin फाइव। अब लिमिट आपको लगानी है माइनस फाइव वन से फाइव टू तक, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब लिमिट पुट करोगे आप, सो बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। आपको पता है लिमिट कैसे पुट करते हो, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, माइनस फाइव वन। तो बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाइव टू, और आपको अगर पता हो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा आगे, सो माइनस माइनस प्लस। तो आपका ये आ गया एक्सप्रेशन,
या आप फाई 1 पहले लिख दो, फाई 2 बाद में लिख दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। नियर मतलब एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। तो अगर एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, और आपको उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कितना होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसे पहला केस कि अगर आपका ये वायर जो एक्स वाई है ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, और जब ये वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो वायर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जो है वो बिल्कुल पास में ही है, यहाँ पर कहीं फाइंड करना है आपको। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो आपको वायर के पास में ही फाइंड करनी है। जो पॉइंट पी है आपका उस सेंटर के बिल्कुल, जो आपका सेंटर है वायर का उसके बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वायर के पास में आपको फाइंड करनी है। तो वायर के पास में फाइंड करनी तो क्या होगा? आप देखो, जब आप यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर तो एंड से ये एंगल फाई 1 बन रहा था और ये एंगल फाई 2 बन रहा था। अब सोचो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो आप देखो एंगल, अगर आप जब जैसे जैसे पास आते जाओगे वैसे वैसे आप देखो एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो आप जब बिल्कुल पास आ जाओगे तो एंगल जो है आपका ये ऑलमोस्ट 90 बनने लगे, लगभग लगभग सीधा हो जा रहा है, देखो है ना। तो ऑलमोस्ट जो एंगल जो आपका ये 90 बन जाएगा। तो अगर आप वायर बहुत लंबा है, सोचो बहुत लंबा वायर है और वहाँ से बिल्कुल पास में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, हालांकि एग्जैक्ट नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जो है आपका जो एंगल बनेगा वो कितना? 90 होगा। यानी कि आपको जो फाई 1 और फाई 2 होंगे वो कितने होंगे? 90 होंगे। तो अगर आपका एक्स वाई बहुत लंबा है और पॉइंट पी सेंटर के पास में ही है एकदम कंडक्टर के, देन क्या होगा आपका? फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री। तो फाई 1 भी 90 डिग्री होगा और फाई 2 भी 90 डिग्री होगा। तो आपको दिख रहा होगा साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 यानी कि 2। तो आपका बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, लिख दूँ पूरा, यहाँ पर लिख देता हूँ। बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 और 1 2, सो बी विल बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 और 1 2, सो 2 आई अपॉन ए। यानी जो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, वायर है स्ट्रेट और उसके पास में ही अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, तो अगर इसको आपको वायर के पास में ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा? बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ये आपका मेन फार्मूला है जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में मोस्टली यूज होता है। दूसरा स्पेशल केस हम देखते हैं कि अगर एक्स वाई आपका बहुत इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और पॉइंट पी बीच में ना होकर आपका किसी एक एंड के पास है। आपका जो आप मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड कर रहे हो वो आप पहले आपने क्या फाइंड की थी? सेंटर पे। तो सेंटर पे क्या आई थी आपका? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन ए, सेंटर के पास में। तो अगर सेंटर के पास में ना होकर आपका एक किसी एंड के पास में होगा, जब किसी एक एंड के पास में होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरा वाला जो है आपका ये तो एंगल कितना बना रहा होगा? ऑलमोस्ट 90, बिल्कुल पास में है अगर लगभग लगभग। और ये वाला एंगल ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर? ये तो उसी लाइन के ऊपर ही है, यानी ये एंगल बना रहा है कितना? 0। तो जब आपका पॉइंट पी किसी एक एंड के पास में है तो आपका एक एंगल जो है आपका 0 हो जाएगा। कोई भी आप एक एंगल 0 मान सकते हो और दूसरा आपका जो है 90 हो जाएगा। तो आपका फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए। एक एंगल आप 0 पुट कर दो, एक एंगल 90 पुट कर दो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ऐड करके कितना आ जाएगा? 1। तो यानी कि बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। यानी कि आपको एक चीज़ क्लियर होगी, जो एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड से हाफ है, क्योंकि सेंटर पर आपने देखी थी कितनी आई थी?
इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/a आई थी अभी पीछे आपने निकाली। तो सेंटर पर जो कितनी होती है आपका एंड से लगभग डबल मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पर मिलती है। और रही बात इसकी डायरेक्शन की कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, उसके लिए हम जो लास्ट में रूल पढ़ा था कि आप करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, फिंगर्स को रोटेट कराओ, जिस डायरेक्शन में फिंगर रोटेट होगी अंदर की तरफ रोटेट हो रही है तो अंदर की तरफ, इधर से बाहर आ रही तो बाहर की तरफ, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।